ओके, स्टार्ट करते हैं अब। कल हम लेक्चर 2 पे हम यहाँ थे। ओके, क्या क्या पढ़ा था अपनों ने कल? हमने देखा था कि कैसे हमने इक्विवेलेंट सर्किट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, जिसमें ये लोड रेजिस्टेंस देखा था कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बराबर हमने प्रूव किया था कि हम इस रेजिस्टेंस को मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बराबर रख सकते हैं। और ये हमने एक्चुअल पावर फ्लो देखा था, और इक्वेशन देखी थी एयर गैप पावर द मैजिक क्वांटिटी क्यों कहते हैं इसको, मैं बता चुका हूँ कि इससे अगर एयर गैप पावर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो रोटर कॉपर लॉस, डेवलप पावर, टॉर्क डेवलप, और एक और कंक्लूड किया था हमने, डेवलप टॉर्क और ग्रॉस टॉर्क इक्वल प्रूव की थी हमने, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस। नेक्स्ट ये आपको याद रखना है, ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एस एम 1 माइनस एस। ये सिंपल डायग्राम था पावर स्टेज का। ओके, एफिशिएंसी, हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी और इंटरनल एफिशिएंसी। हाँ बोलो कपिल। सर जो असाइनमेंट में एक न्यूमेरिकल था ना हम्म। पार्ट सी में, उसमें था कि पावर डेवलप दे रखी थी ओके, और उसमें उसका फर्स्ट पार्ट था कि इसको पावर डेवलप को दोबारा निकालना था इन हॉर्स पावर। तो सर उसमें हॉर्स पावर सिंपल 747.5 वाट से निकालना है, 1 HP इक्वल टू, बस उससे आपको करना है, डिवाइड करना है, और क्या करना सर है ठीक ना। ठीक किलो वाट में आ जाएगा आपका आंसर, उसको HP में कन्वर्ट कर दो, है ना। हाँ ठीक है, चलो, दिस इज माय अप्रोक्सीमेट मॉडल। ये चालू करते हैं हम आपका स्टीनमेज मॉडल भी कहते हैं इसको। ये आपके आरटीयू में आ सकता है क्योंकि एक बार आया हुआ है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट आ सकता है। तो अप्रोक्सीमेट मॉडल आई ट्रिपल ई के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है, स्टीनमेज मॉडल। अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद होगा इक्विवेलेंट सर्किट, रिफर टू योर इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें क्या था, आपने देखा था कि R1 JX1 आर द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो उसको मैंने Z1 डिनोट कर दिया। तो Z1 इज माय इनपुट इम्पिडेंस और स्टेटर इम्पिडेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। Next, these are my secondary parameters, or we can say that these are my rotor parameters. X2 is rotor reactance, R2 dash is rotor resistance, and this equivalent circuit is drawn on stator side. Okay, stator side और रनिंग कंडीशन में है। क्यों, कैसे पता चला रनिंग कंडीशन में? क्योंकि स्लिप दे रखी है यहाँ पे, R2 डैश बाई S, ये पढ़ चुके हम। अब मैंने इसमें से एक पैरामीटर गायब कर दिया। कौन सा पैरामीटर का गायब कर दिया? नो लोड कंपोनेंट के अंदर ये ZX5 हमारा क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। इसके पैरेलल में एक नो लोड कंपोनेंट था जो हमारे नो लोड लॉसेस को बेसिकली डिनोट करता था, तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो स्टीरिंग मॉडल के अंदर हमने उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूं, नो लोड लॉसेस और कोर लॉसेस आर कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करेंगे लोड के साथ, तो उनको मैंने कांस्टेंट लॉसेस के अंदर डिनोट कर दिया। ठीक है, देखेंगे कहाँ पे भी, तो मैंने ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इससे जो अप्रोक्सीमेट मॉडल जो हमने कैलकुलेशन की थी एफिशिएंसी की, एयर गैप पावर की, उसके और एक्चुअल मॉडल के अंदर जो एरर का आता है वो आता है 1 to 2%। तो और ये बहुत बेसिकली क्या है, फायदेमंद भी है, कैलकुलेशन भी इजी होती है इसके अंदर। ठीक है, हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए स्टीनमेज मॉडल और टॉर्क इक्वेशन निकालना भी बहुत आसान होता है। इसमें मैक्सिमम टॉर्क और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना भी आसान होता है। हम इस मॉडल से हमारे एक्चुअल मॉडल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो देखेंगे हम। तो स्टीनमेज मॉडल से ही हम पूरी डेरिवेशन करेंगे टॉर्क की, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मैक्सिमम टॉर्क निकालेंगे। ओके, तो आप आपको आइडिया लग गया होगा कि सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर मैंने सिर्फ एक पैरेलल ब्रांच जो कि नो लोड कंपोनेंट को हटा दिया, और उसको मैंने किस में कंसीडर कर दिया, आपके कांस्टेंट लॉसेस। अब अगर मैं बात करूं, दो टाइप के लॉसेस है इसके अंदर, वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस कौन से होंगे? वेरिएबल लॉसेस होंगे तो स्टेटर साइड में आपके कॉपर लॉसेस I2R1, और इसके अंदर रोटर साइड आपके कॉपर लॉसेस, दिस आर कॉल्ड वेरिएबल लॉसेस। और कांस्टेंट लॉसेस की बात करें तो स्टेटर साइड में कौन से कांस्टेंट लॉसेस हैं आपके? वो हैं आपके
कोर लॉसेस, और रोटर साइड कोर लॉसेस तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि स्लिप फ्रीक्वेंसी पे। तो और कौन से हैं आपके, अगर मशीन कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही है तो वियर एंड टियर और फ्रिक्शन लॉसेस भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो हमारे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर आल्सो कांस्टेंट। तो मैंने कोर लॉसेस को फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस के साथ मिला दिया। ओके, तो अब हमारी पावर फ्लो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं बात करूं तो देखो पावर फ्लो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। इनपुट पावर दिया मैंने इलेक्ट्रिकल का, ओके, इनपुट मैंने इलेक्ट्रिकल पावर दिया। अब इसके बाद में अगर इनपुट पावर में से आप क्या माइनस करोगे, स्टेटर कॉपर लॉसेस। पहले वाले में जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें हमने माइनस स्टेटर कॉपर लॉसेस प्लस स्टेटर कोर लॉस भी माइनस करते थे, लेकिन हम किसका बना रहे हैं, स्टीनमेज मॉडल, जिसके अंदर हमने कोर लॉसेस को हटा दिया है। कहाँ डिनोट किया हम देखेंगे। तो इनपुट पावर माइनस स्टेटर कॉपर लॉस, तो हमें कौन सा पावर मिला, एयर गैप पावर, द मैजिक क्वांटिटी। ओके, अब एयर गैप पावर इज इनपुट टू रोटर, ठीक है। अब इस इनपुट में से हम क्या माइनस करेंगे, रोटर कॉपर लॉसेस। अगर रोटर कॉपर लॉसेस माइनस करेंगे तो मेरे पास जो पावर आया है ना, द पावर वी ऑब्टेन इज डेवलप्ड पावर, ठीक है। अब इस डेवलप्ड पावर में से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है रोटर के कांस्टेंट लॉसेस, पी रोटर लिखा है इसको। अब वेयर इज पी रोटर, पी रोटर क्या है मैं बताऊंगा आपको। और फाइनल जो हमें आउटपुट मिला वो आ गया शाफ्ट पावर या आउटपुट पावर इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर। ओके, दिस इज द आउटपुट। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, दिस this output power divided by this input power. This is my external efficiency और actual efficiency of induction motor। और internal efficiency क्या निकलेगी, this power, developed power divided by air gap power। okay, तो ये आपका बेसिकली इंटरनल एफिशिएंसी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो पी रोटर क्या है, आपने कांस्टेंट लॉसेस है उसमें क्या है, देखो ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस तो था ही, और स्ट्रेट लोड लॉस भी था, ये मैं बता चुका हूँ किसके लिए था। ये बेसिकली किसके लिए था, हमारे अनअकाउंटेड लॉसेस जो हम बेसिकली कंसिडर नहीं करते या फिर लोड की वेरी की वजह से लॉसेस आते हैं, वो है। बस मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक चीज जोड़ दी, दैट इज मैग्नेटिक लॉसेस और कोर लॉसेस, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस, किसके, स्टेटर साइड के। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट और स्टीलिंग मॉडल के अंदर कुछ नहीं किया है, यहाँ से लॉसेस उठा के, कौन से कांस्टेंट लॉसेस, यहाँ से उठा के सीधा यहाँ जोड़ दी। तो आउटपुट मेरा चाहे स्टीनमेज मॉडल से निकालो चाहे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से निकालो, आउटपुट क्या आएगा मेरा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टीनमेज मॉडल क्या है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, इसकी कैलकुलेशन पे, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अगर अब बात करें, सॉरी हाँ, ये अपना अप्रोक्सीमेट मॉडल है, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। चलो अब बात करते हैं अप्रोक्स। अब ये इक्वेशन आपको दिख रही है, मैंने क्या डिनोट किया है देखना ढंग से। यहाँ पे स्टेटर के पैरामीटर्स को मैंने Z1 डिनोट किया है, Z1 इज माय स्टेटर इम्पिडेंस R1 और JX1। ZP, व्हाट इज ZP, ZP is a parallel combination of rotor impedance और this magnetizing component। देखो ZP बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट है, तो ये दोनों बेसिकली किस में लगे हुए हैं, अगर आपको कोई देखा है कोई सर्किट, अभी सर्किट का सवाल बन चुका है तो हमें इसको उसकी तरह सॉल्व करना है। तो अब आप देख रहे होगे अगर मैं इस डायरेक्शन में ZP जो एरो डिनोट कर रहा है इस डायरेक्शन में के अंदर अगर आपको बेसिकली देखना है इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या होगा, दैट विल बी पैरेलल ब्रांच ZX5 पैरेलल टू दिस Z2 और JX2 R2 डैश बाय S। ओके, तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, ZP देखो यहाँ पे, ठीक है। ZP बेसिकली क्या है, JX5 का पैरेलल टू R2 डैश बाय प्लस JX2, और ये आंसर अब इसके अंदर किस में आ जाएगा, RP और XP के अंदर। व्हाट इज R इज रियल पार्ट और X क्या है मेरा आपका इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में आ जाएगा आराम से, इजी कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट I1 कैसे निकलेगा, I1 सिंपल, देखो I1 क्या निकल जाएगा,
I1 will be total impedance, sorry, total voltage divided by total impedance. तो total impedance क्या होगी, ये impedance और ये impedance अब दो किसमें है, सीरीज में है, तो I1 will be V1 upon Z1 plus ZP, और ZP हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और PG, व्हाट इज PG, एयर गैप पावर, तो एयर गैप पावर सिंपल हमारा क्या निकल जाएगा, I1 स्क्वायर इंटू RP, ये वाला R, यहाँ पे एयर गैप पावर क्या आएगा, I1 का स्क्वायर RP, और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, I2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश बाय S, क्योंकि वो उस सर्किट के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटेशनल कन्वेंस इन स्टीलमैन मॉडल है, ठीक है। जब भी अगर कोई क्वेश्चन स्टीलमैन मॉडल से आता है तो आप इससे कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है, मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है, इसका पावर निकालना है, करंट निकालना है, तो अब मैं इस सर्किट को बेसिकली क्या बनाऊंगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाऊंगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट आप सर्किट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट बेसिकली हम क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट में अगर आपको याद हो तो हम लोड इंपेडेंस को ओपन सर्किट करते हैं, यानी लोड साइड, ओके, लोड साइड को ओपन सर्किट करते हो और उससे आप क्या निकालते हो, VTH और RTH, मुझे वही निकालना है। तो मैं बेसिकली अब कहाँ से ओपन सर्किट करूंगा, मैं इसमें आपको बताता हूँ, दिस साइड, ठीक है। ये मेरे को क्या करना है, ओपन सर्किट करना है यहाँ से, और इसी टर्मिनल से, यानी एक ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इस टर्मिनल से मुझे क्या निकालना है, देख के VTH और RTH। अब मुझे बताओ VTH बेसिकली क्या होगा, VTH विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस इम्पीडेंस, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, इस सर्किट को यहाँ से ओपन सर्किट कर दिया, ओके। तो VTH क्या होगा, VTH होगा इस ZJX5 के अक्रॉस वोल्टेज, वही तो होगी VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज ही कहते हैं। तो इसके अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, यही तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, बट इसके अंदर कोई, इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यही वोल्टेज किसके अक्रॉस आ जाएगी, इस JX5, अब ZP नहीं रहा, JX5, क्योंकि ये ब्रांच ओपन सर्किट हो जाएंगे, तो ये पैरामीटर्स काउंट में नहीं आएंगे VTH कैलकुलेट करने के। तो अब मुझे बताओ VTH बेसिकली क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, V1 है हमारी, और ये VTH है। तो आपने वोल्टेज डिवीजन रूल से पढ़ा है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल से ये VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 इंटू दिस इम्पिडेंस और JX5 अपॉन टोटल इम्पिडेंस। देखते हैं अभी हुआ है कि नहीं, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने वापस बनाया, तो इसको देख लो, VTH V1 इंटू JX5, ये देखो ये वाला JX5 अपॉन टोटल इम्पिडेंस R1 प्लस JX1 प्लस JX5, ठीक है। ये तो हुआ V1 इंटू दिस इम्पिडेंस अपॉन दिस, तो ये अपना हो गया थेवेनिन वोल्टेज। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस में आप क्या करते थे, अगर आपको याद है, थेवेनिन रेजिस्टेंस में आप क्या करते थे, ये ओपन सर्किट इस डायरेक्शन के अंदर ही आप इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालते थे, तो उसमें जो भी वोल्टेज सोर्स दे रखी है उसको क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में देखो, शॉर्ट सर्किट में मतलब इसको V1 को क्या कर दोगे, V1 को आप क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, क्योंकि जो भी आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज दे रखी है उनको शॉर्ट सर्किट करते हो और एक्सटर्नल करंट को आप ओपन सर्किट करते हो। तो नेक्स्ट अगर इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो R1 JX1 और JX5 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। यही तो है आपकी थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन आपकी वोल्टेज है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है या फिर थेवेनिन इम्पिडेंस है ZTH। तो क्या आ जाएगा, R1 JX1 पैरेलल टू JX5, और उसको मैंने डिनोट कर दिया RTH प्लस JXTH के फॉर्म में आएगा। This is my resistive part, this is my reactive part, okay। अब इसको मैं एक सेकेंड रब कर देता हूँ। चलो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बनाया मैंने इसका, ओके। हम नेक्स्ट चलते हैं, तो फाइनल देखो, अब फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, फाइनल इसको, ये जो है R1 JX1 JX5 इसी को तो हटा के मुझे क्या निकालना है, VTH लगाना है और RTH लगाना है। तो ये तो सिर्फ सर्किट का सवाल है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज अपने बेसिक्स क्लियर करिए थेवेनिन थ्योरम के। देखो RTH और कहाँ पे आता है आप देखते हो, ZTH आपकी सीरीज में आता है और VTH भी आपकी सीरीज में आता है। तो दिस इज माय VTH वोल्टेज, और सीरीज में मैंने क्या लगा दिया, RTH और JXTH, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और ये अपने रोटर के पैरामीटर,
तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया किसका, स्टैनमेज मॉडल का। ठीक है, अब देखो, अब मुझे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अब कुछ नहीं रहा, सिर्फ आपके मैथमेटिक्स बची है। आप अगर आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट बन चुका है तो सिंपल I2 डैश, अब देखो I2 डैश क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज VTH अपॉन अंडर रूट ऑफ टोटल इम्पीडेंस क्या Z है, तो Z क्या आ जाएगा RTH प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया आपका I2 डैश। ठीक है, और अब मैंने बताया था आपको एयर गैप पावर, अभी इक्विवेलेंट किसके कैसे लगने लग गया आपको, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट की तरह। तो जब भी एग्जैक्ट, ये रोटर साइड हो गया, अब रोटर साइड में कैसे निकलता है आपका एयर गैप पावर, करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टिव पार्ट, तो रेजिस्टिव पार्ट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा, रोटर का, वो कौन सा है, फिर से R2 डैश बाई S आ गया। तो बस ये रहा PG इज इक्वल टू I2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश बाई S। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट से। अब एयर गैप पावर निकाल लोगे, एयर गैप मतलब इस I2 डैश को आप इसका स्क्वायर करोगे इनटू R2 डैश बाय S। तो दिस इज माय एयर गैप पावर इन स्टीनमेज मॉडल ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये आपने पढ़ा ही होगा, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी, मुझे अभी टॉर्क निकालना है। तो अब मुझे जो पावर निकालना है वो कौन सा होगा, एयर गैप पावर PG, और ओमेगा, ओमेगा आप दो है आपके पास, ओमेगा किसमें, रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आपके पास दो है। आप कौन सा बात कर रहे हो, ओमेगा रोटर की या फिर ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड की। तो एयर गैप पावर में फ्लक्स जो रोटेट करती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, तो ये बता चुका हूँ मैं कल। तो ओमेगा SM आएगा आपका, ठीक है, इनटू टॉर्क, और ये टॉर्क कौन सी है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है लेकिन TG है, कौन सी है, ग्रॉस टॉर्क, और टॉर्क आपकी जो यहाँ पे एयर गैप टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट था, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट के अंदर, स्टीनमेज अप्रोक्सीमेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, कंटिन्यू में। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन करना है मुझे। ठीक है, जो अब एयर गैप पावर आ गया, I2 आ गया, तो अप्रोक्सीमेशन देखो, गेट और ES के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्यों, क्योंकि 90% केस के अंदर अप्रोक्सीमेशन के ही सवाल आते हैं, इवन गेट और ES के अंदर भी, क्योंकि वहां पे आपको जहां तक है मैक्सिमम केस के अंदर स्टेटर के इम्पिडेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, स्टेटर के अंदर इतने जो लॉसेस होते हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे भी हम वही फाइनल जो फॉर्मूला आप याद रखो वही डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो, इग्नोरिंग स्टेटर इम्पिडेंस, अगर अब RTH और XTH कहाँ से आए थे, स्टेटर से तो आए थे भाई, स्टेटर से ही आए थे। तो अगर स्टेटर के इम्पिडेंस को पूरे को ही नेग्लेक्ट कर दूंगा, मतलब RTH क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और XTH क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो VTH किसके बराबर आ जाएगा, V1 के बराबर। कंफ्यूजन है तो देख लो आप, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे VTH देखो, अब पहले ZTH की बात करते हैं, RTH और ये तो आपके 0 हो जाएंगे, तो आपका बेसिकली जो ZTH है स्टेटर साइड का वो 0 हो गया। अब VTH की बात करते हैं, अब मुझे बताओ R1 और JX1 को तो आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया स्टेटर इम्पिडेंस, तो JX5 क्या हो जाएंगे, दोनों आउट, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, X5 नेग्लेक्ट नहीं किया, X5 इज मेरी माई मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, मैंने इम्पिडेंस नेग्लेक्ट किया है ये वाला। ठीक है, जो लॉसेस को काउंट करता है। तो JX5 और JX5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो VTH किसके बराबर हो जाएगा, V1। तो ये हमेशा आप रट लो, चाहे जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे तो RTH को 0 पुट करो, XTH को 0 पुट करो, और VTH को V1 के बराबर पुट करो। तो अब I2 डैश हमारा सिंपलर फॉर्म में आ चुका है। तो I2 डैश को हम क्या लिख सकते हैं, अब V1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 डैश बाय S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, यहीं से तो आया भाई, इसी के अंदर लिखा है। देखो, RTH, इसके अंदर RTH 0 पुट करो, XTH 0 पुट करो, और इसको VTH को V1 पुट कर दो। ठीक है, या इसमें ये तो एयर गैप पावर आ गया, और ये अगर करंट की बात करें तो V1 अपॉन RTH 0, XTH 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, ये आ गया। अब बात करते हैं, ओके 10 मिनट है हमारे पास, तो इसको कंफर्म करते हैं 40 मिनट्स में। चलो ठीक है, ये समझ में आया I2 डैश। अब एयर गैप पावर की बात करें, PG इज इक्वल टू ओमेगा SM इंटू TG।
I2 डैश, हाँ बोलो सर ZTH कैसे निकाला? क्या? सर ZTH कैसे निकाला? एक सेकेंड, ये ZTH कैसे निकाला? ये थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो आप बताओ? ये रहा, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? जिसके अक्रॉस निकालना है उसको ओपन सर्किट करते हो, ये रहा, यहीं तो निकालना है तो इसको ओपन सर्किट कर दो, ठीक है, इस ब्रांच को। और वोल्टेज V1 है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। थेवेनिन थ्योरम याद है? तो थेवेनिन थ्योरम के अंदर क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये अगर ओपन सर्किट हो गया टर्मिनल, तो ये आपके बेसिकली क्या निकल जाएगा, ये दोनों ब्रांच किस में आ जाएंगे आपकी, पैरेलल में, R1 प्लस JX1, बस यही तो होगा ZTH अगर ओपन सर्किट करते हो, है ना? यस सर, यस सर। ओके, चलो अब I2 देखो, आपको सिंपलर आपको लग रहा होगा, ठीक है। और अब पावर इजिकल टू ओमेगा टी होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ओमेगा SM को, सॉरी ओमेगा जो रखना है वो ओमेगा SM रखना है। ओमेगा SM बेसिकली अपना क्या है, आपका एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, और वो भी किसका, सिंक्रोनस का। S डिनोट यहाँ पे सिंक्रोनस की बात कर रही है, वो हमने देख लिया, वो क्या होता है, I² इंटू R2 बाई एस, R2 डैश बाई एस, ठीक है। ये सब R2 डैश और X2 डैश बेसिकली डैश, सब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये बेसिकली स्टेटर साइड हमने रेफर किया है इसलिए डैश आया, ठीक है। तो TG यहाँ से क्या आ जाएगा, TG कुछ ऐसा आ जाएगा, पावर हम देख चुके हैं, इसका I², बस इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है बस हमने, ठीक है। तो दिस इज माय ग्रॉस टॉर्क और एयर गैप टॉर्क, ये हमारी टॉर्क आ गई बेसिकली, जो रोटर के इनपुट साइड लग रही है, जो रोटर को घुमाने का काम कर रही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम और थोड़ा इसका स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर मैं कहूँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, या ढंग से ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन के अंदर अगर बात करें टॉर्क और स्लिप के अंदर रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो दो रीजन डिफाइन कर रहा हूँ, एक तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ पहला रीजन 1, रीजन 1 देखो ढंग से, रीजन 1 में क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन। अब मुझे बताओ, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन की अगर बात करूं, स्लिप की रेंज क्या होती है, आप क्या चाहते हो, सिंपल स्पीड क्या है, 1000 RPM, ठीक है। और आपकी जो रोटर की स्पीड है वो सपोज फॉर एग्जांपल 950 RPM रेटेड स्पीड है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपका स्लिप कहलाएगा। तो 1000 माइनस 950 अपॉन 1000, तो ये बेसिकली स्लिप की जो रेंज आएगी वो आएगी 0.5 के आसपास, है ना, 1 या 2, ठीक है, सॉरी 1 नहीं, 0.1, 0.2, 0.3 इसकी रेंज में आएगी, ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू क्या है, बेसिकली बहुत कम है, तो लो वैल्यू ऑफ स्लिप, स्लिप की वैल्यू क्या है, इसी ऑपरेटिंग रेंज जोन के अंदर अपना मोटर रन करती है। तो लो वैल्यू स्लिप के अंदर अब देखो, R2 डैश बाई एस और X2 में अगर रिलेशनशिप निकालो, अगर S की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है, अगर वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये जो क्वांटिटी है R2 डैश बाई एस, क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो R2 डैश बाई एस इज वेरी मच ग्रेटर देन X2 डैश। किस रेंज के अंदर, किस कौन से रीजन के अंदर, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन, जब अपनी मशीन फुल रेटेड स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं बात करूं I2 डैश, इसके अंदर ये देखो R2 डैश X2 डैश से क्या है, बड़ा है, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको हटा ही दो, X2 डैश को हटा दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, I2 डैश इज इक्वल टू V1 अपॉन R2 डैश बाई एस। तो मेरे पास करंट और कम हो गया, मतलब आपका और सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क इक्वेशन इसमें देख लो आप, टॉर्क इक्वेशन में आप क्या करोगे, X2 को नेगलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज इन नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन इट इज नेगलेक्टेड, तो ये हटा दो, ये हटा दोगे तो R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर है, और ऊपर क्या है, R2 डैश बाई एस, तो एक स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो टॉर्क की इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एस एम इंटू V1 स्क्वायर अपॉन R2 डैश बाई एस, और सिंप्लीफाई ऐसे कर। तो आप इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन के अंदर टॉर्क क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है, व्हेन अदर्स आर कांस्टेंट, बाकी पैरामीटर्स को मैंने कांस्टेंट माना है अभी, ठीक है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, कब, नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन, जब मेरी मशीन फुल स्पीड से रन कर रही है, रेटेड स्पीड से, ठीक है। दूसरा रीजन मैं कहूंगा उसको हाई स्लिप जोन, क्या कहूंगा, हाई स्लिप जोन, ठीक है। तो 5 मिनट्स बचे हैं मेरे पास, तो इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। हाई स्लिप जोन वैलिड फॉर स्टार्टिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन। अब बेसिकली हाई स्लिप जोन कौन सा है, हाई स्लिप में मतलब 1, ठीक है, अगर स्लिप की बात करें 1,
मतलब स्टार्टिंग के अंदर स्लिप की वैल्यू, क्योंकि एनआर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो एनएस बाय एनएस क्या हो जाएगा, 1। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अब इस केस के अंदर उल्टा हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर क्या है, आपका सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, s ज्यादा हो गया, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो x2 दैट इज रिएक्टिव पार्ट विल बी ग्रेटर देन r2 डैश बाय s। तो अब हम यहाँ पे किसको नेग्लेक्ट करेंगे, r2 डैश बाय s को, ठीक है, r2 डैश बाय s को नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, इसमें इक्वेशन में आप देख लो, टॉर्क के अंदर r2 डैश बाय s को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में, दोनों प्लस में ना, इसको कंपेयर में, मैथमेटिक्स से सिंपल, इसको कंपेयर में इसको हटा दो तो x2 डैश बच गया। तो अब मेरे पास जो टॉर्क की इक्वेशन आई कुछ ऐसी आई, ये t इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सैम इनटू v1 का स्क्वायर x2 डैश का होल स्क्वायर इनटू r2 डैश बाय s। तो अब इस इक्वेशन से आपने देखा कि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन था जो हमारा होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हम नहीं चाहते, ठीक है, बहुत स्टार्टिंग में होता है, वहां पे टॉर्क क्या है, 1 अपॉन एस है। तो इसका देखो, अब ये इन दो रिलेशनशिप से हम बेसिकली क्या बना लेते हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। ये हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ नहीं है, ये टॉर्क है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे मेरी दो चीजें हैं, एक तो स्लिप है और एक है स्पीड, ठीक है। और मैंने इनको यहाँ पे जो क्वांटिटी ली है वो लिए पर यूनिट रेफरेंस में, तो पर यूनिट आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप सर्च करिए, आपने पढ़ा होगा कि पर यूनिट क्या है, बस एक मैग्नीट्यूड है किसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक यूनिट मान लो आप, यूनिट लेस क्वांटिटी है पर यूनिट। चलो ये टॉर्क हुई, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस में मैं आपको पहले स्लिप के पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में मुझे बताओ स्लिप कौन सा है, ये देखो ये रहा नीचे वाली, ये जो ब्लू कलर में मैंने ले रखा है ये बेसिकली स्लिप की वैल्यूज हैं, और ये जो रेड कलर में लिख रखी है ये कौन सी है, मेरी स्पीड की वैल्यू है, ठीक है, रेड स्पीड, ये स्लिप। तो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं, मेरी स्पीड क्या रहेगी, 0, और स्लिप क्या रहेगी, 1। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था एट स्टार्टिंग जहां पे स्लिप हाई होती है, टॉर्क क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिख रखा है, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। अब आप क्या कर रहे हो, स्लिप को कम कर रहे, अगर 1 है तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज राइट साइड जा रहे हैं, धीरे धीरे मोटर को रनिंग कंडीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सपोज इस ग्राफ को पढ़ने के दो तरीके हैं, आप इधर से भी आ सकते हो या इधर से भी आ सकते हो, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा, पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है, अब धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि मोटर ने स्पीड अटेंड करना चालू कर दिया। अब स्लिप की वैल्यू कम, तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। देखो स्लिप की वैल्यू आपकी, वो ये अनस्टेबल रीजन क्यों है बाद में बताऊंगा। तो अब यहाँ से टॉर्क देख सकते हो, तो ये देखो टॉर्क आपका बढ़ता गया, कब तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक आ जाएगा, उस लिमिट को हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क। क्या कहते हैं, मैक्सिमम टॉर्क। अब ये जो रीजन आ गया, ये कौन सा रीजन था अपना, हाई स्लिप रीजन, जहां पे स्लिप की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। बट ये मैक्सिमम स्लिप के बाद में यहाँ पे वैल्यू, ये रीजन कौन सा आ गया, लो, आपका कौन सा आ गया, ये ऑपरेटिंग रीजन, जिसको ऑपरेटिंग रीजन भी कहेंगे या फिर लो स्लिप रीजन भी कहेंगे। बट उसके अंदर टॉर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लिप है, तो अब स्लिप कम हो रहा है तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए, कम होने का, तो ये कम होता जा रहा है। तो ये अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया किसका, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, रेटेड स्पीड। उल्टा चल लेते हैं भाई। अब देखो इस रीजन को, ऑपरेटिंग रीजन को स्टेबल रीजन क्यों कहते हैं, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन है, और इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं। देखो अगर मैंने, ये स्पीड है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड रेटेड स्पीड है, अगर मैंने लोड बढ़ाया, ठीक है, लोड बढ़ाया, तो आपका बेसिकली टॉर्क क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि स्पीड को मेंटेन करना है, ठीक है। तो देखो अगर इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो लोड बढ़ा, देखो लोड की डायरेक्शन, लोडिंग द मोटर, मोटर को लोड कर रहे हैं हम, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, थोड़ी तो कम रहेगी, 950 आरपीएम से 940 होगी, तो स्पीड क्या रहेगी, कम होने लगेगी। तो अब ये कम होएगी, स्पीड कम होने लगेगी,